सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपके सामने कल एक पेपर लेके आऊंगा प्राइमरी टीचर का, ठीक है। उसके मैं रूल्स लिख रहा हूं अभी कि कौन से क्वेश्चन पर कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं। आप देखना कि जितना अब तक पढ़ाया उसमें से 90% आपको मिल जाएगा। मिलेगा कैसे, ये मैंने आपको बता ही रखा है कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो मैं पढ़ाता हूँ यूनिफाइड वे में, कि कोई भी चीज बिल्कुल अलग से नहीं बताई जा सकती कि एक हमने टॉपिक शुरू करा नाउन और नाउन पे खत्म कर दें, नहीं। जब इंग्लिश को ओवरऑल समझेंगे हम तभी वो चीजें हमें समझ में आएगी। और अगर हम ओवरऑल समझेंगे तो ये भी ध्यान रखना कि हमें पढ़ते ही ये भी समझ में आ जाएगा कि है क्या प्रॉब्लम, कहाँ है, सल्यूशन कहाँ है। और हमारा टारगेट केवल इतना नहीं है कि हमने पढ़ लिया और छोड़ दिया। हमारा टारगेट है कि कम से कम ऐसे भी बच्चे रेडी हो जो आगे चल करके भाई टीचिंग लाइन में जा रहे हैं या कहीं पर जा रहे हैं जो यूनिक हो। अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हो तो कुछ यूनिक होना चाहिए आपके बीच में। ये रूल सारे बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन इन रूल्स को समझना और किस वे में हमें इनको समझना है, किस तरीके से एग्जाम में हमें डील करना है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी बुक्स है, हर एक बुक अच्छी है, लेकिन उस बुक को हमें समझना होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है बस। तो अब हम शुरू करते हैं रूल नंबर 10। तो उस दिन मैंने आपको बताया था क्या कि सब्जेक्ट और ये वर्ब, इन दोनों का तालमेल हमें बैठाना है। तालमेल ऐसा बैठाना है कि यदि किसी ने मान के चलो कि अगर किसी ने कुर्ता पहना है इधर, तो यहाँ पर पजामा होना चाहिए। अगर किसी ने पैंट पहनी है तो फिर शर्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं, उल्टा नहीं चलेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब हमें ये भी, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हमें पता कैसे चले कि सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है, वो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पर। अब देखिए रूल नंबर 10 क्या कहता है। ये कह रहा है कि प्लूरल संख्या के साथ, प्लूरल संख्या के सर साथ। स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, अरे रे, तो इतनी देर से हम क्या बात कर रहे थे। भैया मुझे लगा भी आप शायद अभी शेयर करेंगे, मैंने भी इसलिए नहीं बोला। ओके ओके ओके, मैंने उधर पढ़ाना शुरू कर दिया और चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अब दिख जाएगी, अब दिख रही है। यस सर। हाँ जी ओके। भैया। तो एक्चुअली मैं बोल रहा था कि हमें सिर्फ ये तालमेल बैठाना है कि सब्जेक्ट के साथ में सही वर्ब आ जाए, सही सब्जेक्ट के साथ में सही वर्ब आ जाए। ऐसा बेढंगा सा ना लगे कि कुर्ता पहन रखा उधर पैंट पहन रखी है, उधर शर्ट पहन रखी है उधर पजामा पहन रखा है, तो वो ना लगे बिल्कुल। हमें अब समझना क्या था कि हम सब्जेक्ट को कैसे पहचाने कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। क्योंकि वर्ब तो हमें पता है, वर्ब तो हमने एक्टिव पैसिव भी पढ़ लिया है और जो मॉडल्स है वो भी पढ़ लिए हैं। तो अब हम आगे शुरू करते हैं रूल नंबर 10, जो कह रहा है कि प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। 100 बॉयज आर इन माई क्लास, तो ये तो नियम हुआ सिंपल। लेकिन इसके साथ में जो एक्सेप्शन है वो क्या है। एक्सेप्शन क्या कहता है कि अगर कार्डिनल नंबर, देखो कार्डिनल नंबर कैसे हम समझे कि होते क्या है। 1 2 3 4 से लेकर के आगे हम जितने भी लिखते हैं वो सारे के सारे कार्डिनल नंबर या कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगर किसी ने कहा कि 2 पेन, तो ये जो है 2, ये हमारा एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, कार्डिनल एडजेक्टिव है। ये संख्या बता रहा है कि वे पेन 2 हैं। तो इनसे अगर कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, 1 से लेकर के आगे आप कुछ भी लिखते चले जाओ, इनसे अगर कोई सब्जेक्ट स्टार्ट होता है और यहां पर नाउन प्लूरल आती है, नाउन कैसी आती है, प्लूरल नाउन,
और ये दोनों मिलकर के केवल किसी एक सिंगल कॉन्सेप्ट को बताए। देखो कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है। कॉन्सेप्ट में हमारा एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन वेट, एक निश्चित हमारा कोई पीरियड, निश्चित डिस्टेंस, निश्चित हाइट, सर्टेन हाइट। अगर वो इन चीजों का बोध हमें कराए, ज्ञान हमें कराए, तो फिर वर्ब आएगी सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब आएगी। थोड़ा सा फोकस करके समझेंगे इस चीज को कैसे। उसने यहां पर कहा 100 बॉयज आर इन माई क्लास। तो देखो यहां पर ये जो बॉयज है, यहां पर एक निश्चित संख्या नहीं बता रहा, बल्कि अलग अलग संख्या बता रहा है कि 100 बच्चे हैं, प्लूरल है। लेकिन यहां पर देखो क्या है, 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट। तो ये जो 100 रुपीज है, ये एक निश्चित अमाउंट को बता रहा है। 100 रुपीज, अगर आपके पास 100 रुपी का नोट है तो 100 रुपी क्या हुआ, एक निश्चित अमाउंट, इज इन माई पॉकेट। मैं पूरा इसको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा कि कब ये प्लूरल बनेगा। दूसरा देखो, 10 मील्स, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये क्या है, एक लॉन्ग डिस्टेंस को बता रहा है, एक निश्चित दूरी को बता रहा है। इसीलिए ये हमारा क्या बन गया, सिंगुलर नाउन। यहां पर ये एक पर्टिकुलर अमाउंट को बता रहा था, तो ये बन गया सिंगुलर नाउन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं। अब देखो इसका भी एक्सेप्शन। लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद अगर प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो, तब इसे प्लूरल माना जाएगा। ये बातें 4 से 5 बार आ चुकी है। जब हम ज्यूरी की बात करें, कमेटी की बात करें, हम कहते थे ना कि यदि ये एक मत है तो सिंगुलर वर्ब आनी है, सिंगुलर प्रोनाउन आना है। लेकिन अगर ये बट जाए, अगर ये क्या हो जाए, बट जाए, तो हमने क्या बोला था फिर, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। याद है क्या ये? हाँ जी भैया। अगर ये याद है तो यहीं पर ये रूल अप्लाई हो रहा है। कैसे? अब ये बट गए, 100 रुपीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। अब वो 100 रुपीज बच्चों को बांटने हैं तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उनमें मतभेद होगा, मतलब वो रुपीज एक साथ ना होकर के अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, ये प्लूरल। मैं बोलता हूं, यहां तक क्लियर है क्या? नहीं भैया, अभी ये वाला पूछना है मुझे। ये 100 रुपीज जो है, हाँ। जैसे रुपीज है, इसमें लिखा हुआ है, तो इज कैसे क्लियर होगा? देखो कोई बात नहीं, आपने पूछा तो मैं बिल्कुल एक चीज क्लियर करके बताता हूं। अब आप ये देखो कि ये जो सबसे पहले रूल नंबर 10 लिखा है, ये जो रूल नंबर 10 लिखा है, इसको हम क्या करते हैं, इसको यहां पे ले आते हैं। रूल नंबर 10 को, यानी कि इस वाले पॉइंट को यहां से उठाकर हम ले आए यहां पर। ये दोनों एक है। देखो अगर 100 स्टूडेंट्स की बात कर रहा है तो 100 स्टूडेंट्स क्लास में बटे हुए हैं, अलग अलग बेंचेस पर, अलग अलग चेयर पर बैठे हुए हैं, वो बटे हुए हैं वहां पर। बिल्कुल। बिल्कुल, ऐसे हाँ, ही, 100 स्टूडेंट्स है तो वो अलग अलग चेयर पे हाँ, होंगे, हाँ। ऐसे ही यहां पर 100 रुपीज ये भी बटे हुए हम्म। हैं, किसमें बांट रहे हैं, वो बच्चों में। तो ये सेम हम्म। है, ये दोनों बिल्कुल क्या है, सेम। सेम अब है, हाँ, इसका बिल्कुल। एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन हाँ। ये है कि यदि ये मिल करके, मतलब कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5 6 टू लेकर 100
अगर इनके साथ में कोई प्लूरल नाउन आता है और वो नाउन ऐसे करके देखो, ये मैंने लिखा ना 1 से लेकर के डॉट 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 के साथ प्लूरल नाउन आता है और वो मिल करके सिंगल कॉन्सेप्ट की बात करता है। सिंगल कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? कोई सर्टेन अमाउंट, कोई सर्टेन वेट, निश्चित अवधि, निश्चित दूरी और निश्चित ऊंचाई। जैसे 100 रुपीज एक निश्चित अमाउंट है और वो मेरे पॉकेट में है, क्या वो पॉकेट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या? हाँ नहीं भैया, डिस्ट्रीब्यूट तो अगर नहीं वो हो रहा यहां है। पर देखो ध्यान से सुनो, हम्म। अगर वो कहता कि इन माई डिफरेंट अच्छा। डिफरेंट पॉकेट्स, अब बताओ, अब यहां पर ई ज्यादा क्या आ रहा था? नहीं, फिर तो भैया आ रही आता बिल्कुल। हाँ, बस ये डिफरेंस है। अच्छा। अगर ये डिफरेंस क्लियर है तो एकदम हो गया। ठीक 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 ठीक, हाँ, अब क्लियर हो गया भैया। अब नेक्स्ट में कह रहा है कि 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी की बात कर रहा है, तो 10 माइल्स जो है ये सिंगुलर माना जाएगा। बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन जो मैंने यहां पर अभी लिखा था ना, ज्यूरी वाला, कल मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल सेम यही वर्ड लिखा हुआ है, JURY। ठीक है, कोई डाउट किसी को? आप चाहो तो एक डिफरेंस यहां भी देख सकते हो, नोट द डिफरेंस। 5000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट की बात कर रहा है, इसलिए क्या है, इज आ गया। अब अगला सेंटेंस इसी में बिल्कुल सेम, 5000 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज। तो जैसे आप सेंटेंस को पढ़ोगे एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, यहां पर कोई डाउट किसी को? सर उसमें निश्चित अमाउंट की बात है, इसमें अनिश्चित अमाउंट कुछ भी हो सकता है। निश्चित अमाउंट और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये अमाउंट, ये जो वर्ड है ना डिस्ट्रीब्यूटेड या डिवाइडेड, ये 3 से 4 जगह रूल आएगा इसका, कि यदि देखो एक झाड़ू है, हम झाड़ू की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है कि जैसे नहीं? मैं ये वो बताओ। पूछ रही हूँ हम्म। कि जैसे कि 500 रुपीज इज अ हाँ हैंडसम अमाउंट। हाँ हाँ मतलब वो पर्टिकुलर पता है कि सिर्फ इतना ही है, हाँ। लेकिन वो कितने को दिया गया वो उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित है। नहीं, यहाँ पे दिया भी नहीं गया ना गुड़िया। देखो 5000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट, वो केवल एक हैंडसम अमाउंट है। मतलब जैसे हम आज कहे कि 5 लाख रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट, तो उसकी तरह वो बात कर रहा है, लेकिन वो किसी को दिया नहीं गया अब तक। अगर वो बांट दिया जाए वर्कर्स में और टीचर्स में, स्टूडेंट्स में, तो फिर वो प्लूरल हो जाएगा। जी। अगर केवल एक जगह है तो फिर एक जगह रहेगा वो। बिल्कुल ऐसे समझ लो, मैंने आपको भी एक बताया था, ब्रूम झाड़ू होती है ना, क्या है, सिंगुलर, वर्ब क्या आएगी, जी। सिंगुलर। लेकिन अगर इसकी बहुत सारी जो स्टिक्स हैं, जब हम उन स्टिक्स की बात करेंगे कि द अ चाइल्ड अ चाइल्ड हैज थ्रोन द स्टिक्स ऑफ अ ब्रूम, या हम ये कहें द स्टिक्स ऑफ द ब्रूम आर लेइंग ऑन द फ्लोर, तो फिर आर आएगा। ये क्लियर है क्या? जी सर। जी सर। इससे बढ़िया एग्जाम्पल हो नहीं सकता। रूल नंबर 11 की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बस समझना क्या है कि जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हैं वहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी पढ़ा रहा हूं मैं, आप ये समझ लेना। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा ये जो वर्ड है एंटीसीडेंट, इसके साथ में आता है। इसके साथ आता है रिलेटिव प्रोनाउन और इसके अकॉर्डिंग आता है। मतलब कहने का यह है कि एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आता है, इसके साथ आता है
और वर्ब जो लेता है ये वर्ब इसके बाद आएगी और इसके अकॉर्डिंग आएगी। कैसे? जैसे उसने कहा कि सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट विमेन। अब ये जो विमेन है, बताओ मुझे लक्षिता, ये प्लूरल है या सिंगुलर है? सर ये प्लूरल होगी, बहुत सारे वुमेन्स में से एक। हाँ नहीं, ये WOMEN क्या ये सिंगुलर है या ये प्लूरल? सर ये प्लूरल है, इसमें अगर ए होता तो सिंगुलर होता। वेरी गुड, ये प्लूरल है और इसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है दैट। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? वुमेन के। दूसरा एग्जांपल, ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन मतलब इसका रिश्तेदार। ठीक है, तो जैसे व्यक्ति वैसे रिश्तेदार, जैसा व्यक्ति वैसा ही रिश्तेदार। मतलब आप मानो इसकी छाया है। ये छाया तो जानते हो, अगर एक कुत्ता है तो कितनी छाया आएगी? एक। अगर एक से ज्यादा कुत्ते हैं तो एक से ज्यादा आएगी कि छाया, या नहीं? बताओ, बोलो। जी जी। आएगी। तो जी। ये इस पे डिपेंड करता है, ये एंटीसीडेंट पे डिपेंड करता है कि इसकी छाया कैसी होगी, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, उस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अगर एक भी रूल आपको समझ में नहीं आया तो वहीं पूछ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चल रहा है ये। अगर सिंगुलर कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई सिंगुलर मैन या वुमेन है, तो इसका रिलेटिव प्रोनाउन होगा हु। क्या होगा? हु। अगर ये मैन या वुमेन वहां पर ऑब्जेक्ट है तो होगा हुम, और अगर पॉजेसिव केस का है तो आएगा हुज। तो देखो, मैन या वुमेन अगर अकेले हैं तो हु, हुम या हुज आएगा। इसमें कोई डाउट? बोलो जरा। मैन या वुमेन के लिए हु, हुम, हुज। अगर कोई निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग अगर है, तो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा विच। अगर ये प्लूरल है, चाहे वो नॉन लिविंग हो या वो मैन या वुमेन हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा दैट। और देखिए, इनका मीनिंग क्या होता है? वैसे तो हु का मीनिंग होता है कौन, लेकिन यहां पर इसका मीनिंग होगा जो या जिसने। हु माने क्या होता है? किसको, किसे। यहां पर इसका मीनिंग होता है जिसको, जिसे। हुज मिस होता है किसका, किसकी, किसके, लेकिन यहां पर इसका मीनिंग होगा जिसका, जिसकी, जिसके। विच का मीनिंग पूरा इन तीनों का, तीनों यानी कि जो या जिसने, जिसे या जिसको, जिसका, जिसके, जिसके, और सेम दैट का मीनिंग होता है। तो ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जिनको मैं इधर देखो, ये सारे के सारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। समझना इतना है कि मैन या वुमेन अगर सिंगल है तो हु, हुम, हुज। नॉन लिविंग थिंग है तो विच। प्लूरल चाहे कोई भी हो आएगा दैट। यहां तक क्या सबको क्लियर है? हाँ जी भैया। ओके। जी भैया। अब देखिए, हम इसी पे सेंटेंस पे दोबारा आ जाते हैं। इसने कहा है कि सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट विमेन। अब हमें इसने विमेन बता दिया, विमेन क्या है? प्लूरल है या नहीं है? बोलो। यस। हाँ, जब प्लूरल है ये, तो प्लूरल के साथ में रिलेटिव प्रोनाउन आएगा दैट। इसने दैट लगा रखा है, वेरी गुड। अब वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। एंटीसीडेंट है हमारा प्लूरल, इसलिए यहां पर हैज की बजाय
क्या आएगा? हैव। भैया ये दैट जो आप बता रहे हो ये नॉन लिविंग और लिविंग के लिए दोनों के लिए आएगा प्लूरल में? दोनों के लिए आएगा। ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एडजेक्टिव क्लोज क्लियर हो जानी चाहिए। अगर इतना आ गया तो अभी जैसे हाँ जी हमारे भैया। कुछ ही टॉपिक लगते हैं ना कि थोड़े से टॉपिक हुए हैं, टॉपिक थोड़े नहीं हुए, हम कॉम्प्लेक्स भी आधे से ज्यादा कर चुके, कंपाउंड भी आधे से ज्यादा कर चुके। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया तो देखो इस वाले को अभी आपको समझना नहीं है, इस वाले को मैं बताऊंगा कॉम्प्लेक्स में। जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाऊंगा ना उस पे तब बताऊंगा, नहीं तो तुम यहीं पर ही लग जाओगे। अभी एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं। मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है। यह वही लड़का है जिसने मुझे पीटा था। इसको थोड़ा सा और अगर करें, यह वही ले देता हूं, चलो। यह वही लड़का है जिसने मुझे पीटा था। एक सेंटेंस। नंबर 2, अगर हम इंग्लिश में लिखे आई मेट राहुल, मैं राहुल से मिला। हु वॉज द मॉनिटर ऑफ माई क्लास लास्ट ईयर। देखो इसका मीनिंग समझाना है बस। मैं राहुल से मिला, हु का मीनिंग क्या है? जो। जो पिछले साल मेरी क्लास का मॉनिटर था। अब इसका मीनिंग यहां पर क्या है? जो, ना कि कौन। क्या मीनिंग होगा इसका यहां पर? जो। तो जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं, मैंने आपको जब पहले भी कभी आए होंगे तो बताया होगा कि यहां पर वर्ब इसके अकॉर्डिंग आती है, इसके अकॉर्डिंग, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है, ना कि इस हु के अकॉर्डिंग। अगर मान लो राहुल की जगह, अगर राहुल की जगह यहां पर होता द बॉयज, अगर यहां पर द बॉयज होता और यहां पर होता इन, तो अब मुझे बताओ कि यहां पर क्या आना चाहिए? वर्ब क्या आनी चाहिए? वाज या वर? सर वर। बस वर आनी वर आएगी। चाहिए, ये समझना है बस। इतना समझ में आ गया तो एडजेक्टिव क्लोज क्लियर, रिलेटिव भैया मैं प्रोनाउन ये भी क्लियर। पूछना चाह रही हूँ, हाँ, ये क्या बॉयज लिखा है लेकिन ये हु ठीक लिखा है यहाँ पे? ये और भी अच्छी बात है कि यहां पर हु की जगह क्या आएगा? दैट। दैट आएगा। वेरी गुड लक्ष्मी। और अब मुझे ये भी बता दो लक्ष्मी कि ये जो दैट है इसका मीनिंग क्या होगा? हम्म, भैया मीनिंग का तो पता नहीं क्या होगा मीनिंग लेकिन रूल के सेम, अकॉर्डिंग। मीनिंग सेम। अच्छा अभी तो सेम बताया रहेगा। था यहाँ पे कि जो इनका मीनिंग है हु हुम हुज का, ये पूरा रोल अदा करते हैं दोनों, विच और दैट, सेम मीनिंग। ठीक ठीक है भैया। ठीक है, क्लियर है? ठीक ठीक है, ओके। हाँ जी अभी। अब देखो हमने 4 तरह की जो इसमें एरर आ सकती थी वो सारी की सारी डिस्कस कर ली। क्या आ सकती थी एरर? देखो
नंबर 1 तो एरर ये आ सकती थी कि भैया यहां पर उसने हमें एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, ये एंटीसीडेंट है हमारा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन दिया या नहीं, जो कि अभी लक्ष्मी ने बताया कि यहां पर हु की बजाय आ जाएगा दैट। ये क्लियर। दूसरी चीज, इसके अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब आएगी। दो बातें क्लियर हो गई। ये 2 या 3 बातें, जैसे कि इसके अकॉर्डिंग ये और इसके अकॉर्डिंग ये, बस इसमें इतना पूछा जाता है, इससे ज्यादा इसमें दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है, आपको दिखाऊंगा मैं। रूल नंबर 12 की बात हम करते हैं। तो देखो जितने भी ये ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, इसका आपको पता होगा ये कैसे बनता है। एनी, और यहां पर आज का मेन चीफ गेस्ट मानो मैनी ए, मोर देन वन, ये थोड़े से अटपटे से हैं जिनको हमें याद रखना है। किस किस को? मैनी ए को और मोर देन वन को, इनको हमें याद रखना है। बाकी तो हम देखते पहचान लेंगे कि ये सिंगुलर है, लेकिन ये जो है थोड़े से अलग हैं, मोर देन वन और मैनी ए, तो बस इनका ध्यान रखना है, बाकी तो सब एक जैसे हैं। इनके साथ में सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब, नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट, ईच से स्टार्ट हो रहा है तो हैज आएगा, ईच स्टूडेंट हैज। सेकंड, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, देखो ईच बॉय और ईच गर्ल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस। इसमें बच्चा गलती करेगा, क्या गलती करेगा? सोचेगा कि ईच अगर अकेला होता तो सिंगुलर था, अब तो 2 बार ईच आ गया, लेकिन अगर 3 बार भी आएगा तब भी सिंगुलर ही होगा। समझ गए? पुष्पा समझ में आ रहा है क्या? यस भैया। ओके, तो एक चीज तो ये हो गई। एक चीज ये हो सकती है कि वो यहां पर ईच स्टूडेंट्स कर दे, तो हम तो सोचेंगे कि ये तो प्लूरल हो गया, अब इसको हैज को हैव कर दो। तो नहीं करना, क्या करना है? यहां से एस हटा देना है। कोई डाउट? नेक्स्ट, वन, वन जो है वन, इसका जो ये सेकंड होता है इसका, और ये पजेसिव केस होता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव केस। जैसे कि आई, मी, माई, इसको मान लिया आई, मी, माई, तो ऐसे ही वन, वन, वंस होता है। तो इसका यही वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, अगर इससे अलग लगाओगे तो गलती हो जाएगी। कह रहा है वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस एनिमी। वंस, वंस होना चाहिए। हिज लगाना, हर लगाना गलत है। हाँ लक्ष्मी, कुछ पूछ रहे हो? इसमें एज वाला रूल भी तो लग जाएगा। हाँ, एज वेल एज वाला रूल तब लगेगा बेटा अगर ये जो है ना, इसके बाद में यहाँ पे वर्ब आती तो। अगर इसके बाद में वर्ब आती तो वो इसके अकॉर्डिंग आती, फिर किसके अकॉर्डिंग आती? पहले वाले के। ठीक। अब देखो मैनी ए, मैंने ऊपर हाईलाइट कर रखा है मैनी ए। मैनी ए अगर है तो वो सिंगुलर है, मैनी ए अगर है तो सिंगुलर है, और ये आप मान के चलो कि इसको ये मेल की तरह यूज किया जाता है, तो मेल की तरह ही हिम और हिज, ये वाले प्रोनाउन ऐसे यूज किए जाएंगे जैसे मैनी अ स्टूडेंट हैज नॉट डन हिज वर्क, हिज होमवर्क। दोनों में डिफरेंस नजर आया क्या? वन में और मैनी ए में? वन का अपना अपना क्या है? पजेसिव केस है, अपना ऑब्जेक्ट है, अपना पजेसिव केस है। लेकिन मैनी ए का अपना पजेसिव केस नहीं है, अपना प्रोनाउन नहीं है, ये मेल वाला प्रोनाउन को ही
लेता है। मैनी ए सिंगुलर होता है और ही हिम हिज की तरह इसके जो प्रोनाउन है वो यूज किए जाएंगे। मोर देन वन मैन वॉज प्रेजेंट देयर। जो भी अगर किसी बच्चे ने ये रूल नहीं पढ़ा ना तो 101% वो सोचेगा एक से ज्यादा आदमी है, तो वाज को काट देगा और यहाँ पे वर लगा देगा। लेकिन करना क्या है कि अगर वर भी वहां पे दे रखा है तो वर को काट के वाज लगाना है। तो इनमें से ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको पता ही है, पहले भी पढ़ रखे होंगे। 3 इंपॉर्टेंट है, वन, मैनी ए और मोर देन वन। अब मैनी के बारे में सुनो। मैनी ए तो हमने पढ़ लिया। 3 तरह से मैनी का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 1, मैनी ए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ठीक है, मैनी ए क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। मैनी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। दूसरा, कई बार क्या करता है कि अ ग्रेट मैनी या फिर अ गुड मैनी ऐसे भी यूज कर देता है, तो तब ये रहेगा प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सिर्फ डिफरेंस आपको ये देखना है कि मैनी ए अगर अकेला है तो सिंगुलर है, मैनी ए इनके बीच में कुछ भी नहीं है तो सिंगुलर है। अगर इनके बीच में कुछ आ गया तो ये बन जाएगा प्लूरल। और अगर मैनी अकेला आ गया तब भी बन जाएगा प्लूरल। इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, स्पष्ट है एकदम कि मैनी ए सिंगुलर और मैनी और अ ग्रेट मैनी प्लूरल। ठीक है। रूल नंबर 13, अगर किसी को कहीं पर प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, कभी ऐसा ना हो मैं सारे पढ़ा दो और तुम पढ़ के रहो 10 पे। अगर ईच एवरी वन, हाँ बोलो। तो वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड, ये वाला एक बार और बता दीजिए। लो जी। ये सेंटेंस आ गया। ठीक है, वन शुड डू हिज ड्यूटीज। मान लीजिए ये सेंटेंस आ गया, हमें कह रहा है भाई इसमें करेक्शन करो, कहां पर करेक्शन है। तो मैंने क्या बताया था कि वन के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं और अपने पजेसिव केस होते हैं, इसको दूसरे की लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका तो नहीं है ना हिज, ये हम काटेंगे और क्या बना देंगे यहां पर वंस, वंस ड्यूटीज। एक और एग्जांपल ऐसे ही, मान लिया ये सेंटेंस है, तो कोई ये ना सोचे कि हिज क्यों लगा रखा है, हर लगा सकते हैं। तो हर भी नहीं लगा सकते क्योंकि इसका अपना पॉजेसिव केस है और वो है वंस। प्रियंका क्लियर है अब? यस सर। ओके। आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि आ, अगर ईच एवरी वन इत्यादि के बाद ऑफ हो, क्या हो? ऑफ हो, तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा। बस इतना समझ लो कि ये जो वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ये वाला, इन तीनों के साथ में ऑफ आएगा। फिर जो भी यहां पर नाउन या प्रोनाउन नाउन आएगा वो कैसा होगा? प्लूरल। क्या होगा? प्लूरल। लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगी वो इस वन, ईच और एवरी इन तीनों के अकॉर्डिंग कैसी आएगी? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब आएगी। देखो एग्जांपल ये रहा, वन आ गया, वन के बाद में ऑफ दे रखा है, वन ऑफ द बॉयज।
या वन ऑफ दैम, दोनों में से किसी एक को पढ़ लो। वन ऑफ द बॉयज या वन ऑफ दैम हैज डन हिज वर्क, और ये आ गया आपका हैज। और यहां पर एक डाउट कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है, अगर आ गया हो तो पूछ लो। इसकी जगह देयर क्यों नहीं आया? हिज की जगह देयर क्यों नहीं आया? और सुनो एक और क्वेश्चन कि हिज की जगह वंस क्यों नहीं आया? भाई हिज की हाँ जगह भैया। वंस भी तो आ सकता था, हिज की जगह देयर क्यों क्यों नहीं आया? देयर भी तो आ सकता था। तो अब देखो देयर क्यों नहीं आया? देयर तो इसलिए नहीं आया कि ये उनमें से एक है। क्या है? एक है, एक। तो जब एक है तो भैया देयर तो एक से ज्यादा के लिए आता है, इसलिए तो यहां पर देयर नहीं आया। दूसरी बात कि भाई यहां पे वंस क्यों नहीं आया? क्योंकि तो वन ऑफ। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि यहां पर वन अकेला नहीं है, वन के साथ में कुछ और भी हैं जो इसको डिस्टर्ब करने वाले हैं। तो जब डिस्टर्ब करने वाले ज्यादा हो जाते हैं तो बेचारा अकेला है एक, ये ज्यादा है, तो भैया बहुमत की सरकार होगी कि नहीं होगी? तो फिर दोनों की लड़ाई हुई और फैसला क्या हुआ कि अच्छा ना तुम्हारा ना हमारा, तीसरे को ले लेते हैं। दो कैट लड़ती रहेगी, कैट एक इधर एक इधर, दोनों का झगड़ा हो गया रोटी के ऊपर, और आया मंकी, और मंकी ने क्या किया? सारी रोटी खा गया धीरे धीरे। तो ऐसे ही इनमें हुआ। ये तो कह रहा है कि वंस आना चाहिए, भाई वन क्या कह रहा है कि वंस आना चाहिए, बॉयज क्या कह रहे हैं कि देयर आना चाहिए। तो अब ना एक फैसला कराने वाला आया, ना तो इनकी चली ना इनकी चली, उसने अपना ही रख दिया, लो भाई। तो अगर ऐसा सब्जेक्ट हो, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द मैन, वन ऑफ द थिंग्स, या वन ऑफ देम, जो भी हो, तो उसमें ध्यान रखना कि जो प्रोनाउन है, वर्ब तो सिंगुलर आनी आनी है, वो जो प्रोनाउन है वो ना तो बहुवचन के हिसाब से आना ना वन के हिसाब से आना, वो थर्ड पर्सन आएगा। और थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, हिम, हिज, सी, हर। और ये बिल्ली याद रखना उस टाइम पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों बिल्लियां हैं, लड़ रही हैं, तो मंकी आएगा और वो रोटी उसको खानी है। यहां तक क्लियर है? सर अगर यहाँ द गर्ल्स होता तो हर आता। वन ऑफ द गर्ल्स तो हर आ जाता, ओके। तो फिर हर आ जाता है। वेरी गुड। रूल नंबर 14, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। मतलब अब देखो इसने एक और दिमाग मार दिया, क्या कहा कि भैया प्लूरल नाउन और उस या प्लूरल प्रोनाउन, जैसे कि वी, ईच, तो अब ये क्या बन गया? ये साइलेंट और इसके अकॉर्डिंग वर्ब, दे, ईच, ये साइलेंट और इसके अकॉर्डिंग वर्ब। इतना बताया इसने, ठीक है। ये लिखा इसने, वी ईच हैव अ ड्यूटी टूवर्ड्स आवर नेशन। तो सब कुछ किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? देखो वी यहां पर आया ना, वी के अकॉर्डिंग वर्ब आ गई और वी के अकॉर्डिंग पॉजेसिव केस आ गया। तो ये बेचारा क्या होगा? ये बस साइलेंट रहेगा। ये आपको सिर्फ डाउट क्रिएट करने के लिए आया था, आप समझ गए कि इसको चुप रहना है और आपने अपना सेंटेंस बना दिया। रूल नंबर 15 हमने पढ़ रखा है, वन सब्जेक्ट, तो इसका पॉजेसिव केस क्या होगा? वंस, और सेल्फ फॉर्म क्या होगी? वन सेल्फ। ये तो हमने पढ़ रखा है, अभी ऊपर बताया ही था, तो 15 को देखने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 16 ये मैंने पहले बता रखा है, जब कभी पढ़ाए होंगे कि इफ, इफ, एज दो, सपोज, आई विश और इन केस अथवा वुड दैट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं
इनमें कोरी कल्पना की जाती है। क्या की जाती है? कोरी कल्पना। जैसे उसने कहा कि आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? कोरी कल्पना है, इसमें कुछ भी जरा सी भी सच्चाई नहीं है। जैसे ये कह रहा है आई विश आई वर अ बर्ड, तो ये क्या है? कोरी कल्पना है। तो जब कोरी कल्पना होती है तो चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, वर्ब आएगी बहुवचन, प्लूरल, जहां पर कोरी कल्पना हो। इफ वी वर रिच वी वुड हेल्प अदर्स। तो ये इफ की कंडीशन भी यहां पे देखो आप, इफ वाली कंडीशन, अगर किसी को याद है कंडीशनल सेंटेंस, तो यहां पर आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहां पर आ गया पास्ट मॉडल। पास्ट मॉडल। तो जहां पर पूर्ण रूप से कल्पना की जाती है वहां पर क्या आता है? एक वचन के साथ भी बहुवचन की वर्ब। जब आप कहो काश मैं आकाश में उड़ रहा होता, पॉसिबल ही नहीं है ना, बिना एरोप्लेन के या बिना बैलून के या उसके। कई बार हमने ये भी पढ़ा है। आई विश आई वर यू, काश में तुम होता। तो ये कोरी कल्पना है, यहां पर सिंगुलर के साथ भी प्लूरल वर्ब आएगी। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अगर किसी ने मेरी सेंटेंस वाली वीडियो देख रखी है तो वो इसको एक सेकंड में पहचान लेगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता क्या है? ये होते हैं इच्छा सूचक वाक्य, जिनमें हम कोई इच्छा करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इच्छा सूचक वाक्य, जिनमें हमें कोई ना कोई इच्छा करनी हो। तो उनमें क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब आती है। सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, वर्ब होगी प्लूरल। आपने बहुत बार किसी किसी को सुना होगा गॉड ब्लेस यू कहते हुए। गॉड सिंगुलर है तो ऐसी एस आना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये सेंटेंस ऑप्टेटिव है इसीलिए यहां पर सिंगुलर के साथ भी वर्ब आएगी प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब ऑप्टेटिव सेंटेंस में। लॉन्ग लिव द क्वीन, क्वीन के लिए आया देखो प्लूरल वर्ब। अच्छा ये सुना है कि किसी ने? नहीं, ऑप्टेटिव। अगर इसको और डिटेल में समझना है तो आप वो वीडियो देख लेना सेंटेंस की, लास्ट की 2-4 मिनट, बस 4 से 6 मिनट, उसमें क्लियर हो जाएगा। बट मैं इतना बता देता हूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब आती है। अब देखो एक मजे की बात, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर, ए नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ये तो होते हैं प्लूरल, तो वर्ब आएगी प्लूरल। लेकिन द नंबर ऑफ, ये होते हैं सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर, वर्ब आएगी सिंगुलर। देखो कितना सा डिफरेंस है, और कंफ्यूजिंग भी है। ए आ रहा है तो सिंगुलर होना चाहिए था, लेकिन है क्या? प्लूरल। ए लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अगर ये आया है तो प्लूरल है, और अगर द नंबर ऑफ आया है तो सिंगुलर होगा। दूसरी बात, इनके साथ में जो नाउन आएगा, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, मतलब चारों में से किसी के साथ भी जो नाउन आएगा वो नाउन आपको बहुवचन मिलेगा। क्या मिलेगा?
बहुवचन मिलेगा, प्लूरल होगा। लेकिन इन तीनों के, ये जो ऊपर तीन मैंने यहाँ पे टिक किए हैं, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, इनके साथ में वर्ब आएगी प्लूरल, और द नंबर ऑफ के साथ में वर्ब आएगी सिंगुलर। इनको एग्जामिनर पूछता है, इनको एग्जामिनर पूछता है, क्योंकि थोड़ा सा अलग है इसलिए पूछता है। अब देखो, ये रूल नंबर 19 बिना वजह का बना रखा है, इसको तो समझने ऐसे समझ लेंगे। द अमाउंट, अमाउंट तो क्या है, सिंगुलर है कि नहीं, द अमाउंट ऑफ मनी। अब इसके साथ वो कुछ भी जोड़ दे, रहेगा तो सिंगुलर ही, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। इसको तो इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, तो ऐसे हो जाएगा। अब भैया ऑल को देखो, कई बार इसमें हमें भी कंफ्यूजन हो जाता है जब बोलता है ना ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो ऑल क्या है, अपने आप में प्लूरल है, तो वर्ब भी आनी चाहिए प्लूरल। लेकिन इसके साथ दो कंडीशन है। एक, जब ये अनकाउंटेबल हो, भाई ऑल मतलब सारी दुनिया, हम काउंट थोड़ी कर सकते हैं। तो जब अनकाउंटेबल हो तो ये सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर होता है। और वैसे ये यहीं पर यूज होता देखा है हमने भी, ऑल इज वेल। बाकी कहीं ऑल इज वेल, ऑल के साथ में इज लगा भी नहीं देखा हमने। ये एक पर्टिकुलर फेज है जिसमें फ्रेज में लिखा जाता है ऑल इज वेल, बाकी ज्यादा नहीं आता। ठीक है, तो इतना सा याद रखो, ऑल इज वेल तो ठीक है, ओके इज, अदरवाइज ऑल के साथ में प्लूरल वर्ब ही आएगी, प्लूरल वर्ब ही आएगी ऑल के साथ। बस कहां पर होती है दिक्कत, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल होगा तो आप समझ जाना कि ये इज ठीक है। ये तो एक छोटी सी बात याद रखने की है, कोई डाउट किसी को। भैया 19 समझाना। 19 लो जी। देखो 19 में इसने क्या किया, ये हमने पहले भी बताया था, देखो कैसे। ये मैंने लिखा है दीज, ये वाला, द नॉलेज ऑफ दीज बुक्स। तो इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है, ये, और ये क्या है, सिंगुलर। अब यहां पर देखो, द अमाउंट ऑफ मनी, इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है, द अमाउंट, और ये क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर। तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, द भैया ऑफ से अमाउंट। पहले देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही आएगी। क्या बोल रहे हो लक्ष्मी। मैं ये कह रही हूँ ऑफ से पहले भी देख लो तो भी क्लियर हो जाता है कि हाँ भी सिंगुलर वर्ब हाँ, आएगी। ऑफ से पहले भी कई बार क्लियर हो जाता है कि ये सिंगुलर है ना। भैया ऑफ से पहले वाले से के अकॉर्डिंग तो वर्ब लगाएंगे ना। हाँ हाँ, वही तो लगा रहे हैं। तो ये देखो, ये तो गलत है ना, ये नीचे वाला सही है। तो ऑफ से पहले क्या है, अमाउंट, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आ गई इज। हम्म। ओके। अगर वो ये बोले माई मदर हैविंग 4 सन्स, ठीक है। अब यहां पर वो दे दे अ गुड लेडी। अब उसने कहा यहां पर भर दो या तो इज, या फिर आर, और या फिर एम। तो देखो, माई मदर हैविंग 4 सन्स। अब अगर किसी ने ये देख लिया कि 4 सन्स है, तो वो क्या लिखेगा,
बोलो जरा, क्या लिखेगा? आर। और आप अगर लिखिएगा। किसी ने इसके मेन सब्जेक्ट को देखा कि मेन सब्जेक्ट तो माई मदर है, वो है एक, तो आएगा फिर इज। तो सेंटेंस में एक ये तो चलो एक तरीका है कि ऑफ से पहले जो आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिख दो, लेकिन अगर ऑफ भी नहीं है तब भी मीनिंग उसकी सेंस को समझना पड़ेगा, सेंस के अकॉर्डिंग आएगा। भाई हैव में आईएनजी लग जाती है। लो, हाँ क्यों नहीं लग जाती? खाने के लिए यूज करते तो नहीं use- देखो यहां पर ये कंटिन्यूअसली बना रखा मैंने, ये कॉन्टिन्यूअस थोड़ी ही है। भाई मेरी नहीं। मदर हैविंग 4 सन्स, उसके पास 4 बेटे हैं, या वो 4 बेटे रखती है, ये एक्चुअली ये पार्टिसिपल है। अभी अगर इसमें ही लग जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे भी तो होता है, देखो जैसे यहाँ पर लिख दिया इसने माई मदर हैविंग 4 सन्स, ऐसे ही किसी और का नाम यहाँ पर लिख सकते थे, राम हैविंग अ गुड फिजिक, उसकी एक अच्छी फिजिक है। तो ये हैविंग कहाँ से कट के आया? वो पार्टिसिपल का है, मैं बता दूंगा उसको। लेकिन अभी हमने 4 सन्स की बात पे ध्यान देना था कि 4 सन्स आ रहे हैं मदर के साथ में, तो 4 सन्स पे ध्यान न देकर के मेन सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। और अगर ठीक वर्ब है होती भाई। है, अगर वर्ब होती है बी, बी का मतलब इज आर एम वाज वर्ब, तो उसके बाद भी वही मिलता है, इधर से भी देख के लगा सकते हो। अ गुड लेडी कौन? मदर, इसलिए इज आएगा। ये सारे वर्ड ऐसे हैं, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट्स, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, और ये जितने भी वर्ड हैं, सीनरी, पोएट्री, परसेंटेज, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पोट्री, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं। और बस ये ध्यान रखना, जो चीजें अनकाउंटेबल होती है उसमें एस या ईएस नहीं लगाते, नंबर 1। जो चीजें अनकाउंटेबल होती है उसमें एस या ईएस नहीं लगाते, नंबर 1। नंबर 2, ये जितने भी यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं ये सारे के सारे सिंगुलर माने जाते हैं। सीनरी मतलब इसका है प्राकृतिक दृश्य ऑफ कश्मीर, कश्मीर का प्राकृतिक दृश्य। सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। सिंगुलर है। मेरे घर का फर्नीचर सिंगुलर है कि प्लूरल? बोलने में बताओ। सिंगुलर है। मेरे द्वारा दी गई सलाह, सलाह तो मैंने बहुत सारी दी होगी लेकिन माना जाएगा वो एक। वर्क, कार्य, अपने आप में एक यूनिट माना जाता है। तो इन सब के साथ में ये सिंगुलर है, इनको एक बार याद कर लेना, ये 3 जगह काम आएंगे। नंबर 1, तो जहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम बात कर रहे हैं यहां पर। नंबर 2, नाउन में काम आएंगे, और अगर दोनों आ गए तो फिर एरर में काम आएंगे। कहीं ना कहीं वो ऐसे कर सकता है कि यहाँ पे फर्नीचर को फर्नीचर्स कर दे, तो आपने देखा और फटाक से समझ गए कि गलती कहां पर है, इस एस में है। तो ये सारे के सारे सिंगुलर है। द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज एन्चांटेड अस, आई पास्ड बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, देखो परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मार्क्स पे नहीं जाना, परसेंटेज पे जाना है, परसेंटेज वॉज नॉट गुड। तो ये सारे वर्ड याद कर लेना। देखो बेकरी से तो आपने कभी ना कभी पेटीज वेटीज कुछ खाई होगी, ऐसे याद रहेगा। बेकरी लिखा जाता है, बेकरीज नहीं लिखा जाता।
फर्नीचर मैंने आपको बता दिया कि पूरा फर्नीचर, चाहे कुर्सी मेज सब कुछ अलग अलग बात करेंगे तो फिर अलग है। चेयर्स, 4 चेयर्स आप 4 चेयर्स बोल सकते हो, लेकिन 4 फर्नीचर्स नहीं बोल सकते। फर्नीचर पूरे जो घर में जितने भी सामान है उसको मिला करके वो फर्नीचर बन गया। एविडेंस, कभी भी एविडेंसेस नहीं बोल सकते आप, फिर उसके साथ में कुछ और लगाना पड़ेगा, वो बताता हूं। रूल नंबर 22, कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है। इन नाउन के अंत में एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। मतलब कि ये ऐसे ही हैं, ये धरती पर ऐसे ही आए हैं, ये पहले से ही डबल होते हैं। सीजर 2 होती है कि नहीं, बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। चिमटा 2 होते हैं कि नहीं। यस सर। प्लेयर्स, चिमटी 2 होती है कि नहीं। बिलोज, फूकनी। ट्राउजर्स, पैंट 2 होती है कि नहीं। पजामा 2 होते हैं कि नहीं। शॉर्ट्स 2 होते हैं कि नहीं। ये पहले से ही जोड़े में आते हैं, इसीलिए ये पहले से ही प्लूरल है। इनका एस नहीं हटाना, इनके साथ लगा हुआ है। जैसे गैलोव्स, फांसी का फंदा। फांसी का फंदा अगर आप पढ़ोगे तो एक वचन लग रहा है, लेकिन उस गैलोव्स में यानी कि फांसी के फंदे में रस्सी पूरी ऐसे घूम के आती है और गांठ लगाई जाती है। चलो कुछ भी लगाए, लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये क्या है, बहुवचन है। फैंक्स, ये भी बहुवचन है। अब देखो, चश्मे 2 होते हैं कि नहीं। गोगल्स 2 होते हैं कि नहीं। दूरबीन में 2 होते हैं कि नहीं। सनग्लासेस 2 होते हैं कि नहीं। ये सब 2 होते हैं। अब जो फैंस और ग्लोव्स जो है, है ये एक्सेप्शनल है क्या? क्या। फैंस ये फैंस और ग्लोव जो एक्सेप्शन है क्या? हाँ नहीं, एक्सेप्शन नहीं है, इनके साथ भी आते हैं। इनके मतलब ये भी प्लूरल है, लेकिन ये जोड़े में दिखाई नहीं देते हमें, ये दोनों हमें। अच्छा, ये तो जोड़े में ही होता है। डंक, जब सांप डंक मारता है तो एक तरफ दांतों से थोड़ी मारता है, दोनों तरफ से मारता है। कोई भी चीजें डंक मारेगी तो दोनों तरफ से मारेगी, इधर से भी इधर से भी। ओके ओके। ये जो गैलोव्स है, फांसी का फंदा, इसको मैं समझा रहा था, बस रुक गया, ऐसे आता है वो। ठीक है, गले के इधर भी 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 है, चारों तरफ है, इसलिए ये भी सिंगुलर नहीं है। अब देखो, ये जो वर्ड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, ना कि कॉन्ग्रेचुलेशन, ध्यान रखना। ये एल्म्स माने दान। दान हम जब भी देते हैं तो ये ALMS ऐसे ही लिखा जाएगा, बहुवचन होगा, क्योंकि दान में कोई भी गेहूं का एक दाना नहीं देता। अगर देगा तो मुट्ठी भर के देगा ना, काफी सारे दाने। अगर रुपया देगा, मतलब रुपया देगा दान में, तो वो एक पैसा नहीं देता, वो भी 100 पैसे होते हैं, 1 रुपया भी। तो दान हमेशा प्लूरल होता है। अमेंड्स, संशोधन। हमारे संविधान में कहां से लिए गए संशोधन का प्रावधान, बताओ। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। तो देखो, अब दक्षिण अफ्रीका वो नाम ही प्लूरल है, तो ये जो अमेंडमेंट्स हैं, मतलब अमेंड्स हैं, ये अपने आप में बहुवचन। ये आर्चीव्स जो होते हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज। तो दस्तावेज केवल एक पेपर थोड़ी होगा, लो भैया ये दस्तावेज है, ये तो एक पेपर हुआ। एक से ज्यादा होंगे तो वो दस्तावेज बन जाते हैं। एरियर, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनका एरियर आता है, तो उन्हें पता होगा, पता रहता है कि ये एरियर्स क्या है। ऑस्पिशियस, ये होता है तत्वाधान, ये भी प्लूरल है। कॉन्ग्रेचुलेशन मैंने बता दिया। एम्बर्स यानी कि राख। फायरवर्क, पटाखे। लोडिंग्स, आउटस्कर्ट्स, ये आउटस्कर्ट्स माने होता है कि जो बाहर का होता है ना कुछ एरिया, या सरहद जिसको हम बोलते हैं। तो आउटस्कर्ट्स मीन्स बाहर का एरिया, यस, सरहद। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स का मतलब होता है पर्सनल डिटेल्स। या प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब होता है लाभ, फायदा। रिगार्ड्स, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग। सेम्बल्स का मीनिंग होता है गड़बड़, घोटाला, ये गड़बड़ घोटाला। सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स,
प्रैक्टिस थैंक्स। अब देखो, थैंक लिख रहे हो, थैंक यू लिख रहे हो, तो ये क्या है? वर्ब है थैंक। थैंक्स, अगर थैंक्स लिख रहे हो तो क्या है? ये नाउन है, ध्यान रखना आगे से। अगर थैंक्स लिख रहे हो तो नाउन है, थैंक यू लिख रहे हो तो वर्ब है। अब देखो, वेयर आर माई पैंट्स, हाँ भाई पैंट्स दो होती है इसलिए आर आया, ठीक बात है। वेयर आर द टंग्स, दो होते हैं इसलिए यार। द प्रोसीडिंग्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, मैंने भी बताया था इसका मीनिंग होता है लाभ। ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड, एसेट्स का मतलब होता है सारा का सारी संपत्ति। एल्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग। एम्बर्स का मीनिंग होता है अंगारे, अंगारे। जब आग किसी चीज में लगाई जाती है तो कुछ देर तक उसके अंगारे बचे रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये पहले आप पढ़ चुके हो, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये नाउन ऐसे हैं जो दिखने में तो लगते हैं एक वचन, लगते तो क्या है? सिंगुलर है जी, लेकिन होते क्या है? सॉरी, देखने में तो लगते हैं प्लूरल, देखने में क्या लगते हैं? प्लूरल है, लेकिन होते क्या है? सिंगुलर। जैसे कि न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, समन्स कोर्ट से आते हैं हमेशा। फिजिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स बीमारी का नाम है, मैसल्स बीमारी, रिकेट्स बीमारी, सिंगल्स बिलियर्ड्स गेम्स का नाम, एथलेटिक्स गेम्स के नाम। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार न्यूज पे, ठीक है। तो ये वो हैं, दिखते तो प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है। और 24 और 25, अब ऐसे टाइम, भाई ये तो टाइम ज्यादा हो गया, किसी को 2 मिनट, 3 मिनट दे सकते हो क्या सभी? यस हाँ जी भैया ले लो। ओके। 24 में क्या रहा है कि कुछ नाउन दिखने में तो लगते हैं सिंगुलर, यानी कि 23 का जस्ट उल्टा है। 23 में क्या था? दिखने में थे प्लूरल, थे सिंगुलर। और इसमें क्या है? दिखने में तो क्या है? सिंगुलर है, दिखते तो सिंगुलर है लेकिन होते क्या है? प्लूरल। जैसे कैटल, जो जानवर होते हैं, कैवेलरी, जो घोड़ों की सेना का एक दल होता है, इन्फेंट्री सेना ही होती है भी, पोल्ट्री मुर्गी फार्म, पीजेंट्री, पीजेंट्री होता है किसान वर्ग, चिल्ड्रन बच्चे, जेंट्री सभ्य लोग, पुलिस पता ही है आपको, पीपल लोग। तो ये सारे के सारे देखो, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये मैंने बोला घोड़ों, घुड़सवारों का एक दल। इन्फेंट्री ये आर्मी की एक ब्रांच होती है, इसमें लड़ने वाले सैनिक होते हैं। पोल्ट्री मुर्गी, मुर्गी फार्म, पीजेंट्री किसान वर्ग, चिल्ड्रन बच्चे, जेंट्री सभ्य लोग, पुलिस और पीपल का आपको पता है। तो जैसे कैटल आर गेजिंग इन द फील्ड, कैसे दे सकता है गलतियां? कैटल के साथ में लिख दे इज, तो हम समझ जाएंगे भाई ये इज तो गलत है। या फिर कैटल के साथ में लगा दे एस, और कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो जिसने वर्ड पढ़ रखा है वो तो एस को हटा देगा, और जिसने नहीं पढ़ रखा वो कहेगा इस सेंटेंस में क्या है? नो एरर। तो जिसने पढ़ रखा है वो कर सकता है। आर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, तो जिसने पढ़ रखा है इन्फेंट्री एक सेना है, तो वो तो लिखेगा हैव, मतलब प्लूरल। और जिसने नहीं पढ़ा वो लगेगा तो एक वचन से लग रहा है। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। अब देखो, पुलिस में और अपुलिस मैन में कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है क्या? हाँ जी भैया। पुलिस ग्रुप तीनों के में लिए। डिफरेंस देखो, तीनों में। नंबर वन, नंबर वन तो इसने ये लिख रखा पुलिस, फिर मैंने नंबर 2 पे लिखा अ पुलिस मैन, नंबर 3 पे लिखा पुलिस मैन, MEN। तो अब देखो तीनों में डिफरेंस नजर आ जाएगा। ये पुलिस प्लूरल है, ये पुलिसमैन प्लूरल है,
और ये ए पुलिसमैन क्या है, सिंगुलर है। अब वो एक पुलिसमैन की बात कर रहा है तो सिंगुलर, बहुत सारों की बात कर रहा है तो प्लूरल। सर इसमें ए कंपलसरी थोड़ा है ना, अगर पुलिस मैन MAN मैन लिखेंगे तब भी तो सिंगुलर कहलाएगा। हाँ तब भी सिंगुलर कहलाएगा, लेकिन कैसे लिखोगे बताओ, किसी सेंटेंस में यूज करके बताओ। भाई अगर एक वचन हम नाउन यूज करते हैं ना, तो या तो उससे पहले ए लिखो या फिर एन लिखो। हाँ ओके ओके। तो अगर हम इसको ना लिखते तो फिर कैसे लिखते, आगे देखो। पीपल का अर्थ है लोग, बहुत सारे लोग हो गए, लेकिन अगर हमने इसमें एस जोड़ दिया तो ये बन जाएगा विभिन्न मूल वंश के लोग, पीपल्स। मतलब अब एक वंश की बात नहीं कर रहा, सब की बात नहीं कर रहा, विभिन्न वंशों की बात कर रहा है। खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये वंश जितने भी वंश है अलग अलग, उनकी बात कर रहा है पीपल्स अगर लगाया तो उसने। अभी देखो, अभी ऊपर मैंने पढ़ा था, ऊपर बात की थी हमने, यही वाले फिर आगे कह रहे कि इनके साथ में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते और ये हमेशा एक वचन होते हैं। तो आप एक बात और ध्यान रखना, जब कहीं पर भी अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उससे पहले आर्टिकल नहीं आता, उससे पहले आर्टिकल नहीं आता। तो ये इतने सारे हैं, इनसे पहले आर्टिकल नहीं आता। अब इसने कहा कि चलो भाई आप ऐसे नहीं कर सकते, तो आपको अगर बहुवचन ही बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ऑल पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ही गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब उसे मान लिया काउंटिंग करनी ही थी, तो क्या लिखा, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर। देखो फर्नीचर मैंने बोला था ना, इसमें ऐसे नहीं लगाना। अब उसने लेकिन बताना मेरे घर में बहुत सारे फर्नीचर हैं, तो उसको ये कहना पड़ेगा मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर्स, ना कि मैनी फर्नीचर्स। क्या कहना पड़ेगा, मैनी काइंड ऑफ फर्नीचर्स। आर्टिकल्स, घर में जैसे चीजें हैं जिनको हम आभूषण बोलते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा, अ फ्यू आर्टिकल्स। ब्रेड, तो ब्रेड के लिए ये नहीं कह सकता मैं 10 ब्रेड्स खाता हूं, यहां पर तो ऐसे लगा नहीं सकता। तो उससे पहले वो कह सकता है कि 2 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड। स्टेशनरी, स्टेशनरी तो एस तो इसमें लगाना नहीं है, तो क्या कह सकता है, सम आइटम्स ऑफ स्टेशनरी। पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, हेयर माने क्या होता है, बाल, तो बाल को तो गिन नहीं सकता। अब इसमें क्या कर सकता है, स्ट्रैंड का मतलब होता है जो एक गुच्छा टाइप होता ना बालों का, वो। और लास्ट बच गया ये कि कुछ नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक जैसे होते हैं, डियर, शीप, सीरीज, स्पेसिस, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी,